हेलो बच्चों, जो आज हम पढ़ाएंगे आपको इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ रहे थे। चैप्टर हमारा चल रहा था, हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कूलाम्स लॉ क्या होता है, कूलाम्स लॉ में क्या प्रोसेस क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा, कूलाम्स लॉ। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपके पास सारी नोटिफिकेशन आ जाए। हम अब स्टार्ट करते हैं कूलाम्स लॉ होता क्या है। कह रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू स्टैटिक पॉइंट चार्ज। कह रहे दो अगर स्टैटिक पॉइंट चार्ज हैं उनके बीच एक फोर्स लगता है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। हमने आपको पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है कि दो स्टैटिक चार्जों के बीच जो फोर्स लगता है, कैसे लगता है, तो अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा, तो फोर्स लगता है। हमने कहा दो स्टैटिक चार्जों का जो प्रोडक्ट है वो फोर्स की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे बताया गया है कि जो दो फोर्सों का, दो चार्जों का जो प्रोडक्ट है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हमने क्या बताया यहाँ पे कि दो चार्ज हैं, एक Q1 Q2 है, दो चार्जों का जो प्रोडक्ट है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब बात करते हैं उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, उसकी जो डिस्टेंस है वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। डिस्टेंस जो होती है फोर्स के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। डिस्टेंस क्या होती है, फोर्स के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो वही हमने लिखा इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। मतलब दो चार्जों का जो प्रोडक्ट है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद लिखा हमने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस का जो है वो इन्वर्स स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये हो गया चार्ज का कूलाम्स लॉ। थोड़ा सा प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट किया हमने। अब देखते हैं अगर फोर्स चार्ज का प्रोडक्ट अगर इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, तो फोर्स भी हमारा इंक्रीज करेगा। हमने क्या बताया, अगर चार्ज का है, चार्ज को इंक्रीज कर दें तो फोर्स भी हमारा इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अगर डिस्टेंस को इंक्रीज कर दें तो फोर्स हमारा डिक्रीज कर जाएगा। ये चीज समझ में आई। हमने क्या बताया कि अगर चार्ज को इंक्रीज करते हैं तो फोर्स भी हमारा इंक्रीज करेगा, अगर डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो फोर्स हमारा डिक्रीज कर जाएगा। ये यहाँ पे प्रोसेस आपको याद रखना है कि चार्ज का अगर प्रोडक्ट इंक्रीज होता है तो फोर्स भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा, अगर डिस्टेंस हमारी इंक्रीज होती है तो फोर्स हमारा डिक्रीज होगा। ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर दोनों को एक साथ हम लिख लेते हैं तो क्या होता है, हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हमने कि फोर्स का जो प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों को एक साथ कैसे लगे, फोर्स ही दोनों केस में लगा है, तो हम लोग लिखते हैं F जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मतलब जो हमने एक को लिख दिया, डिस्टेंस नीचे आ गई। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटता है तो एक कांस्टेंट टर्म आता है, उसे हम बोलते हैं K। तो हमने देखा कि हमने क्या बताया अभी, चार्ज का जो प्रोडक्ट अगर इंक्रीज करेगा तो फोर्स भी इंक्रीज करेगा, अगर डिस्टेंस हमारी इंक्रीज करेगी तो फोर्स हमारा डिक्रीज कर जाएगा, अगर डिस्टेंस हमारी डिक्रीज कर रही है तो फोर्स हमारा इंक्रीज करेगा। इतनी चीज समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी का जब साइन हटता है तो एक कांस्टेंट टर्म आता है। कांस्टेंट टर्म हम लोग क्या कहते हैं, इसको F बराबर इक्वल का साइन लगाते हैं K, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। हमने क्या बताया, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट टर्म K आ जाता है। K क्या होता है यहाँ पे देखते हैं, तो ये F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर हो गया। हम K का मान क्या होता है यहाँ पे जो बुक में दिया है, K बराबर होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। ये K का मान होता है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये आप याद कर सकते हैं क्योंकि ये किसी भी क्वेश्चन में लगाएंगे तो K का डेटा आपको इतना ही रखना होगा। अब K बराबर क्या होता है, तो K बराबर हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं इसको। तो 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम पुट कर सकते हैं, अगर फार्मूला आ गया हमारे पास फोर्स का, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा फोर्स का फार्मूला आ गया किसके टर्म में, कूलाम्स का। कूलाम्स में फोर्स का फार्मूला क्या होता है, ये हमारा आ गया F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है।
इसके बाद कांस्टेंट टर्म क्या होता है वो हम लोग देखेंगे कि हमने बताया इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट होता है, कूलम्ब्स कांस्टेंट बोलते हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स कांस्टेंट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक टर्म आया इप्सिलॉन नॉट। इप्सिलॉन नॉट को हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी या फ्री स्पेस। इप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस बोलते हैं हम लोग। इप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस बोलते हैं। तो फ्री स्पेस हमारा एक फार्मूला जनरेट हुआ है। अगर हम अदर मीडियम की बात करते हैं तो ये फोर्स हमारा किसके लिए आया, फ्री स्पेस के लिए आया। अगर अदर मीडियम हम लेते हैं, कोई इंसुलेटर मीडियम हो गया, अदर मीडियम, अगर कोई हमारा दूसरा मीडियम आता है तो उस केस में फोर्स में क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं वो चीज़ हमें देखनी है। यहाँ पे हमने कहा अदर मीडियम लेते हैं, तो हमने कहा दूसरा मीडियम से हो गया, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। दूसरी इक्वेशन हम ले सकते हैं, अदर मीडियम की बात करते हैं, कोई भी अदर मीडियम होगा तो F/एप्सिलॉन Q1 Q2/r², इक्वेशन नंबर हमारी 2 आ जाएगी। हमने क्या बताया, अगर कोई दूसरा मीडियम होगा, दूसरे मीडियम में हम लोग क्या करेंगे, उसमें देखो इप्सिलॉन नॉट, जो इप्सिलॉन होता है उसे बोलते हैं यहाँ पे परमिटिविटी। अदर मीडियम में हम लोग लिखते हैं देखो, जो हम बात कर रहे थे परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो हमने कहा फोर्स हमारा कूलम्ब्स का फॉर्मूला ये होता है, इसमें जो अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब यहाँ पे जो इप्सिलॉन है इसे भी हम बोलते हैं, इप्सिलॉन को भी परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये मीडियम की बात की गई यहाँ पे, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो गया। देखो इप्सिलॉन नॉट को हम परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बोलते हैं और इप्सिलॉन को ही हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलते हैं। अगर दोनों को वो डिवाइड कर दें, वन इक्वेशन को 2 से, या तो हमारे पास कुछ एक रिलेशन आ जाता है। वो क्या रिलेशन होता है हम लोग देखते हैं। हमने कहा इक्वेशन नंबर अगर 1 को अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए, ये किसके लिए आ गया, ये मीडियम के लिए आ गया। ये किसके लिए फार्मूला जनरेट हुआ, ये मीडियम के लिए फार्मूला जनरेट हो गया। अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दें तो फिर क्या होगा, देखते हैं हम लोग। इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड लिखेंगे यहाँ पे, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, हम लोग लिखते हैं F/, फोर्स रहेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा Fm। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो डेटा है इप्सिलॉन नॉट यहाँ पे कॉमन है, और ये सब चीज़ें इप्सिलॉन नॉट अदर डेटा है, और ये सब चीज़ कॉमन है, यहाँ पे सेम है। तो हमारे पास बचेगा क्या, क्या प्रोसेस आएगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे Q1 Q2 r² दोनों में सेम है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, तो बचेगा हमारे पास क्या, हम लोग देखते हैं एप्सिलॉन नॉट बचेगा। हमारे पास क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट बचेगा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन r लिखा जा सकता है, या हम इसको कैपिटल K लिखते हैं। कैपिटल K को हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं हम लोग, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। हम कैपिटल को ही K को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई। हमने क्या बताया कि कैपिटल K जो होता है उसी को हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं।
ये था कूलाम्स लॉ क्या होता है, बहुत इजी तरीके से कोशिश की आप लोगों को बताने के लिए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ कि कूलाम्स लॉ क्या होता है। हमने क्या कि दो चार्ज का जो प्रोडक्ट होता है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फिर से मैंने बताया, अगर चार्ज का प्रोडक्ट अगर बढ़ा देते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो फोर्स भी हमारा इंक्रीज करेगा। अगर डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो फोर्स हमारा डिक्रीज कर जाएगा। तो हमने दोनों साथ लिखा है, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट टर्म आता है के क्या होता है, कांस्टेंट, कूलाम्स कांस्टेंट बोलते हैं इसे। इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। के को हम 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं इसको। ये हमारा एक कूलाम्स का फार्मूला जनरेट हो गया। इलेक्ट्रिक चार्ज हम परमिटिविटी की बात करें, एप्सिलॉन नॉट जो होता है उसी को हम लोग परमिटिविटी कहते हैं। हमने क्या बताया, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये फोर्स जो आया हमारे पास वैक्यूम का फोर्स आ गया, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम आ गया। अगर अदर मीडियम कोई लेते हैं, अगर दूसरा कोई मीडियम हमारे पास आता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि FM मतलब दूसरे मीडियम में अगर हमने रखा, इंसुलेटर मटेरियल में कोई फोर्स अप्लाई किया, चार्ज को रख दिया, तो उस केस में क्या फोर्स अप्लाई होगा, तो FM 1.4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R स्क्वायर वही रहेगा। इससे हम क्या बोलेंगे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलते हैं। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आता है F अपान FM एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, इसी बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। या कैपिटल K से रिप्रेजेंट किया जाता है या एप्सिलॉन R से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये था कूलाम्स लॉ फार्मूला। तो कूलाम्स लॉ फार्मूले में आपको समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ क्या होता है। हम लोगों ने अभी पढ़ा कूलाम्स लॉ क्या होता है। अब कूलाम्स लॉ का हम वेक्टर फॉर्म देखते हैं कि वेक्टर फॉर्म में क्या होता है। हमने कहा वेक्टर फॉर्म में आपके थोड़ी सी डिफिनेशन यहाँ पे तो लिखिए थ्योरी पोर्शन, बस आपको किसी भी कोई भी राइटर की बुक होती है तो आपको उसमें इतना ही लिखना होगा। तो हमने क्या बताया कि यहाँ पे दो वेक्टर हैं, एक x एक y प्लेन। हमने क्या बताया, यहाँ पे लिखा है हमने एज शोन इन फिगर, हमने फिगर में बताया है कि x और y दो प्लेन वेक्टर हैं जो कितने चार्ज हैं, यहाँ पे दो चार्ज हैं, एक Q1 चार्ज है एक Q2 चार्ज है। R1 R2, R1 जो R2 वेक्टर हैं वो क्या है, पोजीशन वेक्टर डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू Q1 Q2 जो ओरिजिन से रिलेटेड। ये क्या वो पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन होता है। हमने क्या बताया यहाँ पे कि दो डिस्टेंस हैं जो Q1 Q2 से ओरिजिन से रिलेटेड हैं। फोर्स बिटवीन टू चार्ज है तो दो चार्ज के बीच का फोर्स क्या होगा, हमें वो चीज़ देखनी है यहाँ पे कि दो चार्ज के बीच का फोर्स क्या होगा। तो हमने पढ़ा था अभी कूलाम्स लॉ हमने पढ़ा, तो कूलाम्स लॉ फार्मूला एक याद होगा आपको, क्या होता है अभी बताया हमने कि F बराबर K Q1 Q2 R स्क्वायर होता है। अभी हमने बताया फार्मूला क्या होता है, F बराबर K Q1 Q2 R स्क्वायर होता है। हम लोग इसको यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। फार्मूला कूलाम्स लॉ क्या होता है, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब बात करते हैं वेक्टर क्या होता है। तो हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो दो प्लेन हैं, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में जब लिखते हैं तो हमारे पास वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा, F वेक्टर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हो जाएगा। ये आर कैप वेक्टर हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, हम आर कैप बोलते हैं या हम इसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, आर कैप बोलते हैं या इसे हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। कि यूनिट वेक्टर होता क्या है, आर कैप मतलब यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर कहते हैं। और यूनिट वेक्टर का हम डेटा कितना होता है, आर वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मतलब तो आर वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर होता है हमारे पास। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो F वेक्टर K Q1 Q2 अपान R की पावर 3 इंटू R वेक्टर। ये हो गया वेक्टर फॉर्म में हमने फोर्स अप्लाई किया कैसा होता है। अगर एक वेक्टर चार्ज की बात करते हैं, अगर एक पॉइंट पे है तो हमारे पास इसको ऐसे लिखा जा सकता है। बट हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन एक फोर्स दूसरे चार्ज पे लगा रहा है, एक चार्ज हमारा क्या करता है, दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। हम लोग देखते हैं क्या होता है
तो एक चार्ज हमारे जब दूसरे चार्ज पे फोर्स अप्लाई करता है तो एक चार्ज हमारा इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है और एक चार्ज जो इस पर अप्लाई कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू 1 2 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो हम लोग फोर्स अप्लाई करना सीखेंगे यहाँ पे, फोर्स कैसे अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो हम लोग देखते हैं, पहले पॉइंट की बात करते हैं हम लोग कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब एक की वजह से दो पे फोर्स कितना लग रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं F12, लोग देखते हैं यहाँ पे F12 वेक्टर, तो हमारे पास के तो यही रहेगा Q1 Q2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R12 का होल क्यूब और ये R12 वेक्टर हो जाएगा 12 वेक्टर, ठीक है। ये हमने क्या लिखा R12 का होल क्यूब, ये R12 वेक्टर हो गया। अब R12 होता क्या है, R12 तो R12 मतलब पता होना चाहिए, फिर R12 वेक्टर मतलब होता है R1 माइनस R2 वेक्टर। हम दोनों को माइनस कर लेते हैं। अगर R13 लिखना है तो R12 लिखना है तो R1 माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब। तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं F विद फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब एक की वजह से दो पे फोर्स कितना लग रहा है, एक की वजह से दो पे फोर्स कितना लग रहा है। देखो ये चार्ज है, ये चार्ज फोर्स इस पे लगा रहा है तो ये चार्ज इस पे लगाएगा, तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं F12 वेक्टर के Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 की पावर 3 इंटू R1 माइनस R2 वेक्टर। ये हमारे पास आ जाएगी, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगी। कितनी चीज़ समझ में आ गई, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ तक। अब हमने देखा कि एक की वजह से दो पे फोर्स लग रहा है। हमने क्या बताया कि एक की वजह से दो पे फोर्स लग रहा है तो दो की वजह से एक पे भी फोर्स लग रहा होगा। तो दो की वजह से एक पे फोर्स कितना लग रहा है वो चीज़ हम लोग देखते हैं यहाँ पे। हम लोग लिखेंगे फोर्स ऑन ड्यू टू 1, मतलब दो की वजह से एक पे फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं F21 वेक्टर के Q1 Q2 R21 की पावर 3 R21 वेक्टर, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि अगर R12 होता है तो 1 से 2 को माइनस करते हैं, तो R21 है यहाँ पे हम भी लिख सकते हैं वेयर R21 वेक्टर का मतलब क्या होता है R2 माइनस R1 होता है। तो R21 की पावर होल क्यूब लगाना है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे R2 माइनस R1 वेक्टर की पावर होल क्यूब यहाँ पुट कर सकते हैं। तो F21 वेक्टर के Q1 Q2 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर की पावर 3 यहाँ पे लिख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो आपने देखा है क्वेश्चन नंबर इसको हम 1 कंसीडर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जो फोर्स हैं दोनों इक्वल ही लग रहे हैं। 1 और 2 में फोर्स क्या आते हैं, इक्वल लग रहे हैं, बट उनकी थोड़ी सी डायरेक्शन सिंबल चेंज हो गया। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि क्या होता है F12 वेक्टर जो फोर्स है वो F वेक्टर 2 1 के बराबर है, किसमें माइनस का। तो ये हमको न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई कर रहे हैं, एक्शन का रिएक्शन। हमने देखा, हमने कब माइनस क्यों लगा दिया हमने यहाँ पे, तो R12 2 से 1 जा रहे थे क्योंकि हमें मैचिंग करनी थी। तो ये हमारा एक्शन का रिएक्शन न्यूटन। जो वेक्टर फॉर्म आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि वेक्टर फॉर्म जो कूलॉम्स लॉ है क्या न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, तो आप बताएंगे हाँ यस न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। कैसे, क्योंकि उसमें एक्शन का रिएक्शन अपोजिट में
बल फोर्स लगता है। तो हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या होता है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कोई भी हमने कहा कि किसी भी राइटर की बुक को उसमें आपको थ्योरी पोर्शन इतना ही लिखना होगा, ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हर बुक में लिखना होता है। तो लोग देखते हैं हमने क्या बताया कि दो पोजीशन लेते हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं, एक्स वाई प्लेन लेते हैं, उस पर दो चार्ज हमने पोजीशन शिफ्ट कर दी। कहाँ से शिफ्ट किया? ओरिजिन से। तो r1 r2 डिस्टेंस होगी, इनके बीच में फोर्स लगता है, F बराबर Q1 Q2 R स्क्वायर होता है। F के Q1 बटे R वेक्टर लिखा, R कैप क्या होता है हमने कहा यूनिट वेक्टर होता है। यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर दिया Q1 Q2 बटे R की पावर 3 इंटू R। फोर्स ऑन 1 टू 1 की वजह से 2 पे फोर्स कितना लग रहा है, यहाँ पे R12 इतना होता है, यहाँ पे लिख दिया हमने। अब देखा यहाँ पे कि दोनों का अपोजिट फोर्स लग रहा है, तो अपोजिट में क्या होता है हमने कहा एक्शन का रिएक्शन होता है, मतलब न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई करता है। तो कूलम्ब्स जो लॉ है वेक्टर फॉर्म को न्यूटन थर्ड लॉ को अप्लाई करता है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कूलम्ब्स लॉ में क्या आता है, डायमेंशन। अब हम पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ में सोलेनॉइड की डायमेंशन क्या होती है। तो फार्मूला हमने पढ़ा था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। ठीक है, हमने भी पढ़ा फार्मूला F बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है। अगर डायमेंशन पूछी जाएगी तो कुछ नहीं करना, बस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाते हैं हम लोग, तो Q1 Q2 अपॉन F R स्क्वायर एक तरफ कर देते हैं। 4 पाई कैंसिल हो जाता है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। एप्सिलॉन नॉट Q1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो Q1 बराबर हमने पढ़ा था IT होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 80 लिखा जा सकता है एक चार्ज के लिए। दो चार्ज है तो दो बार 80 लिखा जाएगा, 80। यहाँ पे भी 80 लिख सकते हैं हम लोग। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, M/T-2 होती है, जिसको नहीं पता आपको पता होना चाहिए। F बराबर M/A होता है। M की डायमेंशन क्या होती है, मास ही रहती है। एक्सेलरेशन होता है तो L/T-2 होती है। तो फोर्स की डायमेंशन क्या हो जाती है, M/L/T-2 हो जाती है। अब यहाँ पे डिस्टेंस से उसकी डायमेंशन क्या होगी, L की पावर 2 हो गई। तो यहाँ पे दोनों को एक साथ लिख सकते हैं हम लोग, A की पावर 2 T की पावर 2 हो गया। नीचे क्या बचेगा हमारे पास, L की पावर 3 इंटू T की पावर -2। ठीक है, अब हम ऊपर जाते हैं। हमने कहा नीचे से अगर ऊपर कोई डेटा जाता है तो उसमें माइनस में हो जाता है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, A की पावर 2 इंटू T की पावर 2, यहाँ पे क्या आएगा M की पावर -1, L की पावर -3 और T की पावर 2। अब दोनों को एक साथ लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कितना बचेगा, M की पावर -1, L की पावर -3, T की पावर 4, A की पावर 2। तो ये आ गई कूलम्ब्स लॉ की डायमेंशन आ गई है। और इसमें कूलम्ब्स लॉ बस इतने पढ़ना था आपको कि डायमेंशन क्या होती है। जो बच्चे भी नोट करते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। और यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के आपको लेक्चर प्रोवाइड कराए जाएंगे, कॉमर्स के, इंग्लिश और कॉमर्स के भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। फिजिक्स तो चल ही रही है, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के भी आपको बोथ मीडियम में, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। और फ्री ऑफ क्लासेस चल रही हैं, इसमें आपका कोई चार्ज नहीं जा रहा है। यूट्यूब आपको जो यहाँ पे क्लासेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। थैंक यू।